Hello everyone, my name is C. Akhil Goyal. Today I am discussing you about the TDS on sale of property by NRI. So this video is maybe quite lengthier, but if you need a detailed understanding about this topic, so I suggest you please remain us till the video last. What are the topic that we covered in this in this video is what is the TDS? TDS क्या है? इसमें आपको समझना पड़ेगा कि एनआरआई के केसेस में टीडीएस क्यों कटता है, कैसे कटता है और क्या रिक्वायरमेंट रहती है टीडीएस की। सेकंड थिंग आपको इसमें हम डिस्कस करेंगे एक प्रोसीजर कि किस प्रोसीजर्स के अंदर ये पूरा टीडीएस का फ्रेमवर्क चलता है, सेलर को क्या ज़रूरत है, बायर को क्या ज़रूरत है इस पूरे प्रोसेस में, और टीडीएस का रेट क्या है और इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। ओके, सो एक ये कवर होगा टॉपिक। इसमें एक टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें, हाउ टू अवॉइड डबल टैक्स इन केस सपोज़ करो एक पर्सन इंडिया से बाहर रहता है और वो इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, एनआरआई स्टेटस है उसका, इंडिया में वो टैक्स भी पे करेगा जब वो प्रॉपर्टी बेचेगा। एज यू नो कैपिटल गेन इज़ लेविड। सो इसका बेनिफिट उसको अपने होम कंट्री में कैसे मिलेगा, तो इसको भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। और साथ में हम कवर करेंगे कि वो मनी को अगर यहाँ से लेके जाना चाहता है इंडिया से बाहर, सपोज़ करो सेलर ने पेमेंट लेना है, सेलर इज़ ए नॉन रेसिडेंट, उसको पेमेंट लेना है और बायर उसके फॉरेन अकाउंट में अगर उसको पेमेंट लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। सेकेंडली अगर वो इंडिया के एनआरई अकाउंट में पेमेंट लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, अगर एनआरओ अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं एनआरई अकाउंट में उसका क्या प्रोसीजर है। को एक थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि किस तरीके से टीडीएस का ये रेट लोअर हो सकता है, जो कि एक मेन आस्पेक्ट है इस वीडियो बनाने का, कि टीडीएस को हम कैसे लोअर कर सकते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो व्हाट इज़ टीडीएस? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ टीडीएस? टीडीएस क्या है? टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी सोर्स से टैक्स इनकम आएगी उस पर टैक्स कैसे कटेगा। ओके, सो इसमें दो पार्टीज़ होती हैं, टीडीएस काटने वाला और टीडीएस रिसीवर। जनरली इनकम टैक्स लॉ के अंदर टीडीएस के कुछ प्रोविजंस हैं जो कि अलग अलग सेक्शंस में आते हैं, जैसे सेक्शन 94C 94 से, लेकिन सेक्शंस की बात यहाँ नहीं करेंगे, सिंपल रखते हैं चीज़ों को ताकि एनआरआईज को समझ आए या जो भी इसके यूजर्स हैं उनको समझ आए। टीडीएस सिंपल वन थिंग, बायर एंड सेलर बोथ आर द पार्टीज। सेलर को बेचना है, बायर को खरीदना है। हु इज़ इनकम गिवर? इनकम गिवर इज़ बायर। सो बायर इज़ लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस ऑफ द सेलर। अब कितना टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा सेलर को, और डिडक्ट टीडीएस कर लिया तो उसके बाद क्या होगा। ओके, इसको भी क्लियर करते हैं। अगर बायर ने टीडीएस डिडक्ट किया सेलर का तो उसको उस टीडीएस को फाइल करना पड़ेगा। मींस उसको पहले तो उसको चालान के थ्रू उसको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जमा कराना पड़ेगा। आफ्टर डेट उसको एक टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होगी जिससे वो उसका क्रेडिट उसके पास जाएगा। किसके पास? सेलर के पास जाएगा। सेलर क्या करेगा, अपना जब रिटर्न फाइल करेगा इंडिया में तो वो देखेगा कि उसके फॉर्म 26AS 26AS बेसिकली एक टैक्स डिडक्टेड स्टेटमेंट होता है कि जिन जिन लोगों ने आपका टीडीएस काटा है वो आपका फॉर्म 26AS में चला जाता है। जब आदमी कोई भी नॉन रेसिडेंट या रेसिडेंट इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है वो जस्ट लाइक उसको एक एडवांस टैक्स की तरह यूज़ करता है। सबसे पहले वो अपनी रिटर्न्स के हिसाब से जो भी टैक्स कंप्यूट होता है वो देखता है। सेकेंडली अगर उसको लगता है अगर टैक्स कंप्यूट होता है ज़्यादा और टीडीएस आता है कम तो उसको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। सेकेंडली अगर टैक्स का अमाउंट कम होता है लेकिन टीडीएस का अमाउंट ज़्यादा होता है तब उन केस में उसको वो टीडीएस या वो टैक्स का पैसा आपको रिफंड मिल जाता है। ओके, होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। टैक्स टीडीएस इज जस्ट लाइक एन एडवांस टैक्स। ओके, सो लेट्स मूव टू अदर टॉपिक कि टीडीएस सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे क्यों काटा जाता है। जनरली इनकम टैक्स की ये आइडियोलॉजी है या कह सकते हैं ये ऐसे पास्ट केसेस इनकम टैक्स में आए हैं जिसमें एनआरआई रेसिडेंट ने, एनआरआई पर्सन ने इंडिया में प्रॉपर्टी बेच दी, उसका पैसा भी उसके पास आ गया,
लेकिन उसने गवर्नमेंट पे जो उससे रिलेटेड कैपिटल गेन बनता था या कैपिटल गेन टैक्स बनता था वो उसने सबमिट नहीं किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इसका काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस किया जिसके अंदर टीडीएस का एक प्रोविज़न ऐड किया, जिसके अंदर आप क्या है कि आपको बायर को सेलर का 20% टीडीएस काटना होगा। 20% टीडीएस इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। बेसिकली ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि सपोज करो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपकी और 20% टीडीएस, डेट मीन्स 20 लाख रुपीज़। 20 लाख रुपीज़ आपको टीडीएस कटवाना होगा अपना एट अ टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। जब आप रिटर्न भरेंगे उस समय आपको इसका रिफंड मिलेगा। तो टैक्स काटने से लेके रिफंड आने तक का प्रोसीजर बहुत लंबा है। तो इस केस में जनरली लोग क्या करते हैं, सीए की हेल्प लेते हैं, और ये खुद से भी करना चाहें खुद से भी कर सकते हैं। इसके लिए एक लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जो भी आपकी जुडिडिक्शनल एओ होगा टीडीएस से रिलेटेड, असेसिंग ऑफिसर जो होगा आपको, वो आपको एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा। इसकी बात अभी बाद में आगे करते हैं। अगर बायर और सेलर में से सेलर नॉन रेसिडेंट है तब 20% रेट ऑफ टीडीएस, और सेक्शन 195 के अंदर वो कवर होता है। सेकंड थिंग, अगर बायर रेसिडेंट है, सेलर रेसिडेंट है, दोनों बोथ आर रेसिडेंट्स, देन रेट ऑफ टीडीएस इज 1% ओनली, राइट। 1% ही रेट है उसका, और उसका सेक्शन अलग है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सेक्शन 195 की, हमें उसमें कवर ही नहीं करना। सेक्शन 195 के अंदर जो भी टीडीएस कटेगा नॉन रेसिडेंट को 20% का रेट होगा। और 195 के अंदर एक प्रोसीजर है जिसमें बायर को 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। वो उस 10 नंबर से सेलर का टीडीएस जमा करवाएगा एंड उसको ही रिटर्न फाइल करेगा। तो इसलिए ये मैकेनिज़्म बनाना पड़ा ताकि एनआरआई का एक मेजर पोर्शन ऑफ टैक्स यहाँ पे कट जाए। कल अगर एनआरआई अपनी रिटर्न भरे या ना भरे, गवर्नमेंट के पास टीडीएस उससे रिलेटेड आ जाए। ओके, सो ये बात आपको समझ आ गई होगी होपफुली। सो नॉन रेसिडेंट कौन होते हैं? आई थिंक वो सबको पता होगा। मेजर एक कंडीशन ये होती है कि 182 डेज से अगर ज़्यादा कोई वो इंडिया में रहता है तो वो रेसिडेंट होता है। 182 डेज से कम है तो वो नॉन रेसिडेंट होता है। इसके अलावा और भी कंडीशंस होती है, लेकिन मेजर कंडीशन मैंने कवर करी है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है तो मैं इसके लिए आपके लिए एक नया वीडियो बना सकता हूँ, या फिर मैं नीचे एक लिंक दे दूँगा जिसमें आप ईजिली उस चीज़ को समझ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अब बात आती है कि रेट ऑफ टीडीएस। रेट ऑफ टीडीएस क्या है अगर इन केस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी करता है एनआरआई? अगर एनआरआई को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हो रहे हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मींस अगर उसने इस प्रॉपर्टी को 2 साल से ज़्यादा होल्ड किए रखा है अपने पास, तो 20% रेट होगा। अगर उसने 2 साल से कम रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमेशा जैसे एक नॉर्मल केस में आपका स्लैब रेट्स होते हैं उसी रेट्स में ये यूज़ होता है। सो अगर प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है तो 20%, अगर प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म है तो एज़ पर योर स्लैब रेट्स। और स्लैब रेट डिपेंड्स करता है आपका इनकम के ऊपर। जिस हिसाब से इनकम्स होती हैं तो उस हिसाब से स्लैब रेट चलता है, प्लस इसके अलावा सरचार्ज, एजुकेशन सेस इसके ऊपर एडिशनल होता है। सो आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो इफेक्टिव टैक्स ऑफ रेट्स जो बनते हैं एनआरआई के केस में, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू लेस देन 50 लैक्स, अगर 50 लाख से कम की प्रॉपर्टी वैल्यू है तो 20% आपका लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। सरचार्ज कुछ नहीं लगता है क्योंकि 50 लाख से नीचे सरचार्ज नहीं है। टैक्स रेट 20% हो जाता है टोटल। इसके बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है जो कि 4% होता है टोटल का। तो टोटल आपको एप्लीकेबल टीडीएस रेट इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस इज़ 20.8%। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 20%। उसके ऊपर 10% सरचार्ज। सरचार्ज हमेशा टैक्स के ऊपर लगता है, ना कि आपकी कैपिटल गेंस के ऊपर या इनकम के ऊपर। हमेशा लगता है वो आपके सरचार्ज आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे। तो 10% और अबव सरचार्ज लगेगा तो टोटल टैक्स बन जाएगा आपका 22%, प्लस 4% सेस लगता है आपका 22% पे। तो टोटल टैक्स रेट आएगा 22.8%, 88%, सॉरी, अबव 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर है अगर आपका तो इसमें आपका 20% तो नॉर्मल रेट है वो लगेगा, प्लस सरचार्ज आपका 5% बढ़ जाएगा तो टोटल सरचार्ज आपका हो जाएगा 15%।
इस तरीके से टोटल टैक्स 23% होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, तो टोटल एप्लीकेबल TDS इज 23.92%। और 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज हमेशा 15% है। सो वेन एवर द वाट एवर द प्रॉपर्टी वुड बी 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जो भी होगा आपका TDS का रेट सेम ही रहने वाला है, 23.92%। कैन द रेट ऑफ TDS बी लोअर? यस, डेफिनेटली द रेट ऑफ TDS बी लोअर, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जुडिशनल AO के पास जाना पड़ेगा, उसको एक फॉर्म 13 आता है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म 13 बेसिकली आप इनकम टैक्स ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरा कैपिटल गेन इतना नहीं है या मेरा कैपिटल गेन इतना है, आप इस पर एप्लीकेबल इफेक्टिव टैक्स रेट मेरा इतना बनता है, तो आप उसको इतना ही काटिए। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म 13 में मोटे मोटे तौर पे कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको मैं फॉर्म 13 का लिंक भी दे दूंगा जहाँ से फॉर्म 13 आपका भरा जाएगा, तो उस लिंक से आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप लॉगिन आईडी वगैरह बनाना और उसमें आप ट्राई करके देख सकते हैं। सो फॉर्म 13 में मेन चीज़ें क्या होती हैं जो कि आपको अटैच करनी होती हैं। ओके, में बायर का टैन नंबर होना ज़रूरी है। टैन, TAN, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। ओके, तो ये बायर के पास होना ज़रूरी है अगर उसको TDS काटना है तो। सेकंड थिंग, आपको एक एस्टिमेटेड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लेनी होगी उस साल की जिस साल में आपकी प्रॉपर्टी सोल्ड हुई है। ओके, आप कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन दिखाएंगे, इसके अलावा अगर आपकी और भी इनकम है तो आप उसको भी शो करेंगे उसके अंदर। तो उसके बाद उस कंप्यूटेशन के अंदर ओके, अपलोड द लास्ट 4 ITRs, पिछले 4 साल की ITR आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास ITR तो ये ऑप्शनल है। आपको बायर सेलर दोनों के KYC के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं, और पासपोर्ट मैंडेटरी है सेलर के लिए, क्योंकि पासपोर्ट है तो असेसिंग ऑफिसर को पता चल जाता है कि आप NRI हैं। ओके, और अपलोड रजिस्ट्री पेपर्स एंड एग्रीमेंट टू सेल, ATS वगैरह जो आपने बनाया होता है। इसके अलावा भी कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स अगर लगता है असेसिंग ऑफिसर को तो वो उसको मंगवा सकता है। आपको पता है इंडिया का प्रोसीजर और सरकारी डिपार्टमेंट कैसे होते हैं, आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मंगाते रहेंगे जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपने पहली शॉट में अच्छे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हुए हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स के थ्रू आपने इसको सबमिट किया है, तो आपको कोई ये दिक्कत नहीं आने वाली। अगर चाहे तो असेसिंग ऑफिसर आपको नील का भी सर्टिफिकेट दे सकता है कि कोई TDS ना काटे। इन केस वो जब देता है जब आपका प्रॉपर्टी बिल्कुल लॉस पे बिकी है, तभी वो उसको सर्टिफिकेट को देता है, अदरवाइज़ उसको नहीं देता है। जनरली आपको कभी भी नील का सर्टिफिकेट तो मिलने वाला नहीं है। मेरे इतने साल की प्रैक्टिस में आज तक कभी भी वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। सो नील का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक स्पेसिफाइड रेट का सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप लिख के देंगे कि मैं सपोज़ करो आपका इफेक्टिव रेट 2% आया, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर 2% तो कभी नहीं देने वाला। जनरली मैंने जितना देखा है कि 3% से नीचे वो रेट नहीं देता है। अगर आपका सपोज़ करो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स 10% आया तो वो 10% ही लिख के देगा उसके अंदर, 3 से कम नहीं देने का वो किसी भी सूरत में। आपको एक वन थिंग और आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि वाइल प्रिपेयरिंग एग्रीमेंट टू सेल, अगर आप एग्रीमेंट टू सेल बना रहे हैं तो उसमें जो भी आपने एडवांस लिया उस पर आपका, अगर लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% लगेगा। शॉर्ट टर्म है तो आपका एप्लीकेबल स्लैब रेट के हिसाब से बायर को TDS काटना पड़ेगा सेलर का। उसमें कोई भी लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत से एप्लीकेशन इसी वजह से रिजेक्टेड होती हैं कि वो लोग अपना एडवांस के समय जो आपने एग्रीमेंट टू सेल बनाया था उस पर TDS नहीं काटते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि एग्रीमेंट टू सेल या तो कम अमाउंट का बने, जितना आप एडवांस कम लें उससे कम अमाउंट पे आप बनाएं और उस पर TDS काटें, अदरवाइज़ आपको 20% TDS देना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही आपके पास TDS सर्टिफिकेट आता है, सब कुछ पूरा होने के बाद आपका ऑफिसर उसको अप्रूव कर देता है उस सर्टिफिकेट को। उसके बाद उस TDS को जमा कराना होता है, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली थिंग। बायर उसको जमा कराएगा विद इन 7 डेज ऑफ टैक्स डिडक्शन। सपोज करो दिसंबर मंथ में बायर ने आपका TDS काटा, तो बायर को विद इन 7 डेज के अंदर TDS जमा कराना पड़ेगा। अगर नहीं जमा कराता तो उसको विद इंटरेस्ट जमा कराना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग इज़ उस TDS को जमा कराने के बाद उसको TDS की रिटर्न फाइल करनी होगी। TDS की रिटर्न जब वो फाइल करेगा सेक्शन 195 के अंदर, और नॉन रेसिडेंट को उसका पैन चाहिए होगा उसको, उसके लिए उस पर्टिकुलर पैन नंबर पे वो फाइल करेगा TDS, और आपके पास तब जाके आपके पास वो आएगा। जनरली TDS की
4 डेट्स होती हैं जिसमें वो क्वार्टरली जब करके टीडीएस जमा होता है। तो उसके अंदर 31 डेज़ के अंदर उसको टीडीएस सबमिट कराना होता है। 31 डेज़ के सपोज़ करो जैसे जनवरी दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ का क्वार्टर एंड हो रहा है, तो उसको 31 जनवरी तक टीडीएस की रिटर्न सबमिट करनी होगी, जिसमें वो आपसे पैन नंबर लेगा और उस चालान के अगेंस्ट में उस पैन नंबर को वो एडजस्ट करेगा। जिसके बाद आपके पास तब जाके वो आपको दिखेगा। तो आपको ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने, अगर आपने रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि बायर ने टीडीएस काटा है मेरा, तो वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपको फॉर्म 26 एएस के अंदर रिफ्लेक्ट कराने की, और फॉर्म 16 ए आपको देगा जिसमें ये प्रूफ होगा कि उसने ये टीडीएस काटा है। अगर अगर इन केस ऑफ को ओनर्स, अगर को ओनर्स हैं, मीन्स अगर 2 सेलर्स हैं, बायर 1 है, तो दोनों सेलर्स को अलग अलग फॉर्म 13 अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अब बायर को एक्शन क्या लेना है इसके अगेंस्ट में? बायर को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसको केवल आपके टीडीएस सर्टिफिकेट लेना है। अगर आप नहीं देते हैं तो एप्लीकेबल 20% रेट या एप्लीकेबल स्लैब रेट, जो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके हिसाब से टीडीएस काटना होगा, काट के उसको जमा कराना होगा, और जमा करा के आपको टीडीएस की रिटर्न का फॉर्म 16 ए देना होगा और आपके पास आ जाएगा और आप निश्चिंत होकर बैठ जाइएगा। अब मेन चीज़ इसमें एक टॉपिक बचता है कि क्या आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपने कोई टैक्स पे किया है इंडिया के अंदर, सपोज़ करो आपने 20% के हिसाब से टैक्स रेट पे किया, आपने लाख रुपए का टैक्स पे कर दिया, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा आपके होम कंट्री में। वो कैसे? इंडिया का मोस्टली कंट्रीज़ के साथ, जो कि आपने नाम सुने होंगे, सबके साथ उसका एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ट्रीटी है उनकी आपस में, कि अगर कोई भी किसी के कंट्री में टीडीएस काटेगा या कोई भी टैक्स जमा करेगा, तो उसके कंट्री जहाँ पे वो रेसिडेंस है उसके अंदर वो उस कंट्री का टैक्स का बेनिफिट ले सकता है। सपोज़ करो इंडिया में आपका 1 लाख का टीडीएस कटा, तो अगर आप यूके में रहते हैं, जब आप यूके की रिटर्न फाइल करेंगे, ओके, तो आपको वो 1 लाख रुपए का बेनिफिट वहाँ मिल जाएगा। सपोज़ करो आपका टैक्स वहाँ जो बनता होगा उसमें से ये 1 लाख रुपये आप क्योंकि यहाँ पे करके आए हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। तो इसके लिए आप अपने होम कंट्री, जो आप जहाँ भी आप रहते हैं, उसके टैक्स प्रोफेशनल से कंसल्ट करिएगा, आपको वो DTAA का बेनिफिट आपको देगा। अब बात आती है कि मैं पैसे को लेके बाहर कैसे जाऊँगा। पैसे को लेके बाहर जाने का सिंपल फंडा है कि इंडिया में यूएसडी अप्रॉक्स 1 मिलियन, यूएसडी 1 मिलियन तक आप टोटल रेपिट्रेट कर सकते हैं। मनी को रेपिट्रेशन मतलब होता है आप पैसे लेके जाना। आप रिपेट्रेट कर सकते हैं 1 मिलियन यूएसडी, यार अगर मैं अप्रॉक्स बात करूं तो लगभग 7 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप अपना पैसा जो भी आपके एनआरओ अकाउंट में पड़ा है उसको आप लेके जा सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको एनआरओ अकाउंट से लेके जाना है तो आपको एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, 15CA बोलते हैं, 15C भी बोलते हैं। 15CA आप खुद भी भर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही भरवाएं। 15C भी केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही देगा। वो एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि भाई आपका ये टैक्स था और इसमें आपका इतना टीडीएस बनता था और आपने टैक्स जमा कर दिया है, इसके बाद ही आप पैसा लेके बाहर जा रहे हो, ओके। सो ये जिम्मेदारी 15CB की चार्टर्ड अकाउंटेंट की होती है, 15CA आप खुद भी भर सकते हैं, ओके। लेकिन बेटर ये है कि आप दोनों काम बाहर आउटसोर्स करें। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट एनआरई अकाउंट में पैसा पहुंचाना है तो सेलर को वही सेम 15, बायर को वही 15CA यूज़ करना पड़ेगा और आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट साइट्स के लिंक भी दे दूंगा जिसमें आपको काफ़ी हेल्प होगा इन सब चीज़ों को देखने में और आपको ईज़िली ये चीज़ें समझ आएंगी। सो मेरा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आप इसको समझ चुके होंगे कि कैसे टीडीएस का मैकेनिज़्म चलता है अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। हाउएवर ये क्वाइट लेंदी प्रोसीजर है, तो मैं यहाँ पे भी आपको बार बार मैं यही बोलूँगा कि आप खुद से इसको ट्राई मत करना, किसी अच्छे प्रोफेशनल की इसमें हेल्प लेना जो कि आपको इसको कराने के लिए एक ईज़िली कर पाए, आप इसको ईज़िली वो आपके लिए करके दे दें। जनरली इसमें टाइम 1 महीना करीब लग जाता है। आप इसको कराइए। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो देखी और होपफुली आपको काफ़ी नॉलेज गेन हुई होगी इसके बारे में। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं या आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो मैं उसी पे रिप्लाई दूंगा ताकि बाकी कम्युनिटी के लोगों को भी पता चले इसके बारे में, जो यूज़र्स हैं इस वीडियो के, तो उनके मैक्सिमम डाउट उसके अंदर कवर हो जाए।
और आपको इसके रिलेटेड अगर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए या पर्सनल एडवाइस चाहिए तो उसके लिए आप मैं एक नीचे फॉर्म का लिंक दे दूँगा, उसमें आप अपनी क्वेरी और अपना नाम फ़ोन नंबर वगैरह डालिएगा, मैं आपको उस पे रिवर्ट बैक करूँगा और तुरंत आपको रिप्लाई दूँगा। होपफुली ओके, सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आगे नई से नई वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू, जय हिंद।